गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश कुमार गुप्ता ETC एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज की क्लास में मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट टॉपिक हम नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। ये नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। हम मैथ्स जो भी पढ़ेंगे उसके पहले मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ आप लोगों से कि मैथ्स की हम जो भी बात करेंगे वो दो रूपों में करेंगे। एक करेंगे हम फर्स्ट मैथ के रूप में, जिसे अरिथमेटिक मैथ भी कहते हैं आप लोग। दूसरा करेंगे हम एडवांस मैथ। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये वाला सेक्शन आना ही आना है। ये वाला सेक्शन किसी किसी एग्जाम में कम आता है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से दोनों अपनी अपनी जगह पे काफ़ी उपयोगी है। इसमें हम किस रूप में पढ़ाई शुरू करेंगे? इसमें हमारा जोर होगा कॉन्सेप्ट पे, यानी कॉन्सेप्ट तो हमें लेना ही है, और इसके साथ साथ हम ट्रिक्स भी साथ में लेंगे। ट्रिक हम वही लेंगे जो ज़्यादा उपयोगी और जो सीधे कॉन्सेप्ट के साथ आपकी जुड़ी होंगी। अर्थात यदि हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत है तो ट्रिक्स समझने में और बनाने में और उसके थ्रू हमें क्वेश्चन अरेंज करने में हमें सुविधा महसूस होगी। तो हम शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर, और इसका पहला पार्ट हम आज लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चूँकि नाम से ही है संख्या पद्धति, तो इसका मतलब पहले हमें संख्याओं के बारे में कुछ जानना होगा। इन संख्याओं के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं जो बेसिक है बिल्कुल, और जो आगे के पार्ट में, आगे के चैप्टरों में आपको ये बेस के रूप में काम में है। जैसे कि पहला इसका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। ये कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं या फिर मैं कहूँ गिनती की सभी संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? एक से। 1 2 3 4 आगे एंड से होगा। इसका मतलब गिनती स्टार्ट होती है 1 से, तो नेचुरल नंबर होगा 1 से स्टार्ट होगा। इसमें हम जीरो को नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि जीरो गिनती स्टार्ट नहीं करता। गिनती स्टार्ट 1 से ही होती है। तो हम भाषा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमें सिर्फ समझना है कि आखिर ये होता क्या है। तो नेचुरल नंबर आपसे कोई पूछे तो गिनती की स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो नेचुरल नंबर कहलाता है, और गिनती स्टार्ट होती है आपकी 1 से। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। फिर इसके बाद हम दूसरा जाने होल नंबर। होल नंबर या फिर कहें पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या ये क्या होती है? अगर हम नेचुरल संख्या में जीरो को भी शामिल कर दें, या फिर कहें हम अगर हम गिनती में जीरो को भी शामिल कर दें, तो हम उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। मैं यहाँ पे छोटी सी भाषा लिखता हूँ, जीरो को भी शामिल करने पर, जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड, ये कहलाती है हमारे पूर्ण संख्या। तो दो चीजें आप जानेंगे। तीसरी हम बात करें, इससे सभी लोग परिचित हैं, सम संख्या या सम संख्याएं। इसे हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? तो ये एक सीधी सी और बेसिक परिभाषा, ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूरी विभाजित, 2 से पूरी विभाजित। एग्जाम्पल 4 6 10
12, 18, 20, आप आगे और भी ले सकते हैं। ऐसी सारी संख्या जो 2 से विभाजित हो वो कहलाती है हमारी सम संख्या। जब हम सम जानते हैं तो सम के साथ साथ हमें विषम जानना जरूरी है, और हम विषम संख्या ऊपर से लिखें। हम यहाँ पे लिखते हैं विषम संख्या। सम संख्याएं और विषम संख्या की परिभाषा बहुत सरल। ऑड नंबर ये क्या होती है? जस्ट इसका उल्टा। ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित न हो। ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित न हो, ये कहलाती है हमारी विषम संख्याएं। अगर हम एग्जाम्पल में लें तो आप ले सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 15 और भी सारी संख्याएं जो विषम है, जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती। ये छोटी छोटी बातें आपको जानना जरूरी है। इसके बाद यहाँ से ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद हमें एक जानना होगा अभाज्य संख्या। इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। ये क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हैं और जिनका उभय स्थूलखंड सिर्फ एक। ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से या फिर कहें हम खुद से विभाजित हो। अब ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हो, अगर आप एग्जांपल देखोगे तो स्टार्टिंग हम 2 से कर देंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे आप जाएंगे 17, 19, आगे आप जाते थे। ये सारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अगर आप इसमें देखोगे तो कोई भी संख्या आप पकड़ेंगे, मान लीजिए आप 11 पकड़ते हैं तो 11 या तो 1 से विभाजित होगी और या तो 11 से। तो हम कह सकते हैं 1 तो सभी में होगा, 1 से तो हर एक संख्या विभाजित होती है, लेकिन ये संख्याएं किससे? खुद से विभाजित होती है। अगर मैं यहीं पे 15 कह दूँ तो 15 हमारी गलत होगी, अभाज्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 15 से विभाजित होती है, 1 से भी होती है, लेकिन इसके साथ क्या होती है? 3 से भी होती है, ये 5 से भी होती है। इसलिए ये भाज्य संख्या में आएगा, ये अभाज्य नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे मैं 2 की बात करूँ तो 2 एक क्या है? 2 एक सम संख्या है, बिल्कुल। और 2 एक सम संख्या है, लेकिन 2 सम होने के साथ साथ कौन सी संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो कौन सी संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 सम होने के साथ साथ सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या। और 3 की बात हम करेंगे तो 3 कैसी है? 3 आपकी विषम संख्या है, और कैसी है? विषम भी है और अभाज्य भी संख्या है। इसलिए ये बात आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपसे कहीं प्रश्न आ जाए A, B, C, D और आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आप किस पर टिक करेंगे? आप 2 पर टिक करेंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद अभाज्य संख्या के बाद मैं इसी में एक हम जानेंगे सह अभाज्य संख्याएं या फिर कहें को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या ये कैसी संख्या होती हैं?
अब इसको देखें, नाम से देखें को प्राइम। को प्राइम यानी साथ में रहने वाली संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, एक। यदि हम इसको लिखना चाहें, ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड एक। ये छोटी सी बात। अब इसको कैसे समझेंगे, उदाहरण से हम ज़्यादा समझेंगे। कोई भी परिभाषा को रटना नहीं, सारी चीज़ें उदाहरण से, एग्जाम्पल से आपको समझ लेना है। इसलिए क्योंकि जैसे ही हम आगे प्रश्न करेंगे और जैसे ही बीच बीच में प्रश्नों के वर्ड आएंगे कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, तो उनमें आपको तुरंत दिमाग में एग्जाम्पल आना चाहिए। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल है, हम अगर इसमें दे दें 2, 5, तो आप देख रहे हैं कि 2, 5 दोनों कैसी हैं, इनके दोनों के कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। अगर हम इसमें और कहें, हम कह दें 9, 7, इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है, एक है। अगर हम आगे कह दें 11, 13, इसमें भी क्या है, कॉमन फैक्टर एक है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका एक हो वो कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं, वो कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये हो गई। तो ये सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद हम जानेंगे, मिटा देता हूँ इसको, ऊपर से लिखते हैं। एक ट्विंस प्राइम भी होती है। ट्विंस प्राइम का मतलब जुड़वा आभाज्य संख्या। जुड़वा आभाज्य संख्या कैसे आप जान पाओगे, सहअभाज्य तो ठीक है, ओ प्राइम जो साथ में हो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड। ट्विंस प्राइम ऐसी संख्या जिनके बीच का डिफरेंस 2, जैसे मैं कह दूं 11 और 13, ये ट्विंस प्राइम। जैसे मैं कह दूं 3 और 5, ये ट्विंस प्राइम। जैसे मैं कह दूं 17 और 19, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा है, सिर्फ और सिर्फ अगर कहें 17, 2, 19, या फिर कहें बीच में सिर्फ एक का। आइए आगे जानते हैं। इसमें हम जानेंगे अगला नंबर, कुछ नहीं याद, कोई बात नहीं, मैं लिख के देता हूँ, भाज्य संख्या। इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, अभाज्य कैसी थी, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो। अब इसमें हम क्या जानेंगे, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो। एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छा जानेंगे। हम अगर कहें 4, हम कहें 8, हम कहें 9, हम कहें 15, हम कहें 24, या हम कहें 55। अब इनमें देखिए, इनमें सम भी है और विषम भी है। आप इनमें कोई भी संख्या पकड़ें, अगर 8 पकड़ते हैं तो 8 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, यानी स्वयं के अलावा 2 और 4 से विभाजित। आप 9 पकड़ेंगे तो 3 से विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, और एक तो सम में कॉमन होता है, उसको तो कहेंगे तो नहीं। आप इसको पकड़ेंगे, 3 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है, और 8 से भी विभाजित है, और 24 से भी विभाजित है। यानी ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा या खुद के अलावा बाकी संख्याओं से विभाजित हो जाएं, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं हमारी भाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट टाइप के प्रश्नों की चर्चा कर सकते हैं। मैं आपसे प्रश्न करूं या मैं आपसे पूछूं या मैं आपको स्टेटमेंट दूं कि मैं कहूं सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं? फिर मैं कहूं
सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आप दो को बोल रहे हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। क्यों? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 1 कैसी है, 2 1 सम संख्या। अब यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाता है 2 के अलावा क्या सभी, 2 के अलावा क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती, तो आप कहते बिल्कुल सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ तक गलत है। उसका रीजन 2 1 सम संख्या। सभी विषम संख्या भाज्य संख्या होती हैं, नहीं। ये देखिए 15 विषम संख्या, लेकिन वो भी क्या भाज्य संख्या होती है। इस तरीके से हमें कुछ स्टेटमेंट टाइप के प्रश्नों को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो भाज्य संख्या भी हो गई। इसमें हम आगे जान लें कुछ और चीजें। तो छोटी छोटी बातें हैं जो जरूरी है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है? सिंपल सी परिभाषा, ऐसी संख्याएं जो कि P/Q के रूप में हो। ज्यादा परिभाषा में उलझना नहीं, ऐसी संख्याएं जो कि P/Q के रूप में हो। एग्जाम्पल देखिए जरा, मैं कहूँ 4, बिल्कुल, क्योंकि 4 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। मैं कहूँ 5/7, बिल्कुल परिमेय संख्या है। मैं कहूँ √16, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि √16 बाहर आएगा तो 4 और आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या। मैं कहूँ -2, बिल्कुल परिमेय संख्या। मैं कहूँ 22/7, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 मान किसका होता है? पाई का, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, वह है अपरिमेय संख्या। तो उसे भी पहले मैं लिख के दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको एक बार ऑप्शन अपरिमेय संख्या, यानी इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये क्या होती है? जस्ट इसका उल्टा, ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में ना हो। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो। तो इसमें हम एग्जाम्पल यहीं पे लिख दे रहे हैं। अब मैं सबसे पहले पाई लिखूंगा, क्योंकि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से प्रश्न पहले बन चुके हैं। पाई का मान परिमेय संख्या और पाई। अब यहाँ पे आप √2 लिख दीजिए, √3 लिख दीजिए, √5 लिख दीजिए, ये चीज़। लेकिन अगर मैं √4 लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ फिर मैं इसके ऊपर समझा दूंगा। यानी परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में, ऐसी कोई भी संख्या जिसको आप P/Q के रूप में बदल सकते हैं वो परिमेय कहलाएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा। अगर वो रूट के अंदर, रूट के बाहर पूरी आ गई, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर है 256 और बाहर निकल के आता है 16, तो आप 16/1 लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में हो, या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना, यानी बटा के रूप में ना हो, तो ये कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्या। थोड़ा और अब इसके बाद क्या बेसिक में बचे? तो अगर हम संख्याओं में थोड़ा जाने तो एक बचता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर, उसे भी देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कितने टाइप की होती है? 2 प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर नंबर 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कैसी होती है? सारी संख्याएं यहाँ पे धनात्मक होंगी, 1 2 3 4 5 6 सारी पॉजिटिव। लेकिन ये कैसी होंगी? -1 -2 -3 -4 -5 सारी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। इसको अगर आप शो करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा 0 के इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5,
इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -1 ऐसा। तो ये हमारी कहलाएंगी नेगेटिव इंटीजर, ये हमारी कहलाएंगी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और ये कहलाएंगी हमारी नेगेटिव। इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं प्रश्नों। इसके बाद हम बता दें क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या में आप इतना जानिए, पहली अगर यस तो दूसरी x+1, तीसरी x+2, x+3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको इसको ज़्यादा और अच्छे समझाएंगे, आपको और बढ़िया समझ जाएंगे। ये कुछ बेसिक बातें थी तो किसी भी स्टूडेंट को अगर वो 0 लेवल से तैयारी करता है तो उसे बहुत ही जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट पहले से कर चुका है थोड़ी बहुत, तो वो एक रिवीजन के रूप में इसको रख सकता है, बाकी जानना जरूरी है सारी। तो आइए कुछ बातें कर लेते हैं प्रश्न से शुरू करके, फिर और भी बेसिक चीज़ें आपको बीच बीच में बताते चलेंगे जो जहाँ पे भी जरूरत होगी इस संख्या पद्धति वाली चीज़ में। नंबर सिस्टम में तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं क्रमागत से ही उठाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिखा, छोटा सा प्रश्न, मैं कहूँ 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। बता, मैंने कहा 3 सक्सेसिव नंबर का टोटल कितना है 33, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। अब जरा देखिए प्रश्न में क्या आया, आपके प्रश्न में एक शब्द आया क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है क्रम से। अब लेकिन यहाँ पे योग कहते हैं, जिसमें एक छोटा सा प्रश्न उठाया जो हम पहले करते थे। अगर हम अपने बचपन के ज्ञान को यहाँ पे लगाना चाहें तो कैसे करते थे, थोड़ा उस पर ध्यान देंगे, फिर मैं इसे बताऊंगा इसे करते कैसे। चल इतना बड़ा प्रश्न आ जाए तो पहले हम लोग क्या कहते थे, हम कहते थे लेट, ऐसे लिखते थे पहली संख्या लिखते थे, माना पहली संख्या यस, फिर आप लिखते थे दूसरी संख्या क्रमागत है चूंकि तो x+1, फिर आप लिखते थे तीसरी संख्या x+2, 3 हो गई। फिर आप कहते थे प्रश्न में कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों संख्याओं का योग कितना है 33, आप ऐसे लिखते थे। फिर आप x को जोड़ते थे 3x, 2 और 1 को जोड़ते थे 3। अब जब 3 को पक्षांतर करते थे तो 33 से 3 जाएगा तो बचेगा 30, इसको और इसको काटते थे तो x का मान कितना आया 10। अब आप इसे कहते थे कि सबसे छोटी 10, बीच वाली 11 और उसके बाद कितनी हो गई आपकी, तो ये तीनों संख्या आती थी इतना करने के। अगर यही प्रश्न बड़ा आ गया 7 संख्या, 9 संख्या, 11 संख्या, 13 संख्या, और आपसे फिर और उलझा के प्रश्न पूछा है प्रश्न, आप उठा के देख सकते हैं पुराने प्रश्न पत्रों में, पूछा है प्रश्न कि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 777। आप बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का गुणा क्या होगा, ऐसे प्रश्न घुमा के। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत सारा टाइम, लेकिन हमें वी हैव डोंट यूज ट्रेडिशनल मेथड, हमें इन सब चीज़ों का नहीं यूज करना। देखिए करते कैसे, ये सेकंड मेथड जो काम का मेथड, कोई ट्रिक नहीं, आपको क्या दिया है योग 33, कितनी संख्याओं का दिया है 3, ये नीचे 3 लिखिए, ये 33 लिखे हैं 3। जैसे ही आप इसको भाग देंगे तो कौन सी संख्या निकलेगी, हमेशा बीच वाली संख्या। जैसे ही आपने काटा तो आया कितना 11। अब बताइए कितनी थी 3 थी, 11 मिल गया, एक पहले होगा क्या 10 और उसके बाद कितना होगा 12, यानी आपकी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गई 10 और लार्जेस्ट नंबर हो गया 12।
अब आपको चाहे स्मॉलेस्ट पूछे, लार्जेस्ट पूछे, बीच वाली पूछे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे कितना ज़्यादा 3 सेकंड में आप उंगलियों के माध्यम से कर सकते हो बिना पेन कॉपी। मैं ऐसे ही प्रश्न की चर्चा और करता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने कहा, मैं कहूँ यहाँ पे क्वेश्चन कहूँ 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना लिख दूँ? आप उनमें से बना सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि मैं लिख दूँ 255। 5 क्रमागत संख्याओं में 255 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे? सर 255 हमने लिखा, बिल्कुल हमसे पूछा था क्रमागत, हमने 5 का भाग लगाया, जैसे लगाया तो 5 5 25, 5 3 5, कितनी आ गया? 51। और 51 हमेशा कौन सी संख्या होती है? बीच वाली। जब मैंने 5 कहा तो इसके पहले कितने आएंगे? 2, इसके बाद कितने आएंगे? 2। आपको कौन से पूछा है? आपसे पूछा सबसे बड़ी। 51 के बाद 52, 52 के बाद 53, 51 के पहले 50, इसके पहले 49। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या है। आप ये उंगलियों से कर सकते हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस करने की जरूरत हमें नहीं है। ये किसका हो गया? हमारा क्रमागत संख्याओं। अब इसमें आप और भी तरीके के क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो अभी लगातार हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्रश्न करें कि सर 7 क्रमागत विषम संख्या हो गई, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें हमारे पास की जो रेंज है वो विषम की हो जाएगी। जैसे मैं बोले दे रहा हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ क्वेश्चन, आप उसे सेट कर लीजिएगा। मैं कहूँ 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 777 है, तो आप क्या कहेंगे? 7 से भाग लगाएंगे। मेरा की पॉइंट क्या है? मैंने बोला है यहाँ पे कौन सा क्रमागत? विषम क्रमागत। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमने विषम और सम की बात नहीं की थी, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रमागत की बात की। जैसे ही काटेंगे तो आएगा 111, ये हो गया 111। और हमेशा काटने के बाद मिलती है संख्या कौन सी? है कितनी? 7। तो 7 जरा देखिए, पहले कितनी हो जाएगी? 3, और इसके बाद 3। अब आप बताइए, आपको विषम पूछा है 111 के बाद 113, 115, 117, तो सबसे बड़ी 117। यहाँ पे आओगे 109, 107, 109, यानी ये कौन सी है? स्मॉल नंबर, और ये कौन सी है? लार्ज नंबर, या फिर कहें हम लार्जेस्ट नंबर। तो आपकी सबसे बड़ी 117, सबसे बड़ी 105, छोटी बड़ी का योग पूछे वो भी बताइए, तीसरे नंबर की संख्या पूछे वो भी बताइए, अंतिम से दूसरा पूछे वो भी बताइए, गुणनफल पूछे वो भी बताइए। यानी इस एक चीज में, बेसिक चीज में आप कई सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? इन्वॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हेल्प की सहायता से। अब आपको ये जरूरी नहीं कि किताब में जब आपको 40 तरीके के क्वेश्चन मिले तभी आप सॉल्व करें, आप अपने से बनाइए। आप इसमें सम का ही बना सकते हैं कि सर 9 क्रमागत सम संख्याओं का योग, आप कह दीजिए 100 है। 9 क्रमागत सम संख्याओं का योग 900 मान लेते हैं। अब उसमें सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप बता दीजिए 9 क्रमागत सम संख्याओं का योग। आपने कहा 900, ये मैंने 9 से भाग दिया 100। चूंकि 9 का मामला है तो 9 में क्या हो जाएगा? 4 इधर, 4 उधर। अब आप इसमें बता दीजिए सम का मामला है तो 4 इधर जाएंगे तो 102, 104, 106, 108, ये हो गई सबसे बड़ी। छोटी जाना है तो 98, 96, 94, 92, सबसे स्मॉल लेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं? उंगलियों के माध्यम से सारी चीजें आप कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो बन जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो क्रमागत समझ गए आप, आपको यस वगैरह रखना नहीं है, बिना एक्स के करना है। इसलिए क्योंकि पहले हम लोग जब एक्स वाला भी करते थे तो उसमें भी कैसे एक्स के भी 2 सीरीज हम लोग बनाते, एक्स का सम वाला अलग, एक्स का भी सम वाला अलग। फिर सोच के रखते थे अगर सम पूछेगा तो यस x+2 रखेंगे, x+4 रखेंगे, अगर वो ऐसा। तो एक काम करते, ये हमने कर दिया। हम आपको कुछ आगे की क्लास के लिए हम एक फॉर्मूला कुछ लिख देते हैं, संख्याओं से रिलेटेड है, वो आप जानते होंगे, फिर भी नहीं जानते तो मैं लिख देता हूँ ताकि वो आप पढ़ें
और जैसे ही मैं अगली क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा कि क्योंकि वो एक पूरा लेक्चर लेगा आपका और वो थोड़ा बड़ा, जैसे मैं लिखूँ क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए नंबर सिस्टम से लिए मैं जैसे लिखूँ आपको कि प्रथम यन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा प्रथम यन, ध्यान दीजिएगा जब भी मैं प्रथम की बात करूं या फर्स्ट की बात करूं तो आपको स्टार्टिंग करनी है कहाँ से, एक, या मैं इसे और कैसी भाषा से लिख सकता हूं, मैं एक में दोनों लिखे दे रहा हूं, फिर मैं एक ही भाषा यूज करूंगा। मैं कहूँ एक से लेकर यन तक सभी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसके लिए क्या बेसिक फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 अपान 2, ये होता है। अब इसमें मैं इस पर प्रश्न करूंगा आगे। अब इसमें मैं कहूँ 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को जोड़िए, तो वैसे तो जोड़ना आपके लिए संभव नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले से आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैसा, 1 से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये मैंने भाषा एक में लिख दी है, बाकी मैं फॉर्मूले पहले लिख दे रहा हूँ कौन कौन से हमें यूज करना है। एक हमें यूज करना है ये, एक हमें यूज करना है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान 6, एक हमें यूज करना है n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 अपान 6, फिर हमें यूज करना है n इंटू n प्लस 1 अपान 2 होल पावर 3। ये हो गया, एक से ये हो जाएगा। फिर हमें इसमें n इंटू n प्लस 1 ये कर देंगे, फिर हमें इसमें कर देंगे n इसमें। इतनी बातों को हम बताएंगे और इन पर प्रश्न करेंगे। ये क्या होता है, सभी प्राकृत संख्याओं का योग, सभी प्राकृत संख्याओं का योग, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी नेचुरल नंबर 1 से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मैं इसको कल हिंदी से लिख के एक एक पर क्वेश्चन करवाऊंगा सभी, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सभी n सम और विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी सम वाला अलग 2 की सीरीज का, विषम वाला अलग 1 3 5 7, और इसमें अगर वर्ग चढ़ाओ तो इसका, और ये हो जाएगा सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर इस पर भी हम कल बात करेंगे कि सम वाली सीरीज को कैसे जोड़ते हैं, विषम वाले को कैसे जोड़ते हैं, काफ़ी कुछ बातें हैं, तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये बेसिक है, इसको आप एक बार पढ़िएगा और ना समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक भी करिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो इससे लाभ ले सकें। और इसके अगला पार्ट हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू कर दिया जाएगा।